is your dietitian Dr. Aisha Siddiq and welcome back to the Nutrition Hub. आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक फ्री ट्रेनिंग सेशन डायबिटीज़ मेलाइटिस के ऊपर। ये एक कंप्लीट गाइड है डायबिटीज़ मेलाइटिस की, जिसके अंदर हम डायबिटीज़ की डेफिनेशन से लेके डायबिटीज़ के न्यूट्रिशनल कॉन्सिक्वेंसेस, डायबिटीज़ की न्यूट्रिशनल असेसमेंट्स, उसकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, उसकी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, उसकी क्लिनिकल मैनेजमेंट, उसके बारे में सर्जिकल जितने प्रोसीजर्स हैं उसको किस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है, कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि हमें बताती हैं, कौन से टेस्ट हैं जो कि हमें बताते हैं कि आइदर ये बंदा डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है। एक बार डायबिटीज़ हो गई है तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरह से बैलेंस करना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल क्या होता है, और आपकी न्यूट्रिशन की जो एजुकेशन है वो आपने किस तरह से अप्लाई करनी है डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। और एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डायबिटीज़ के बारे में आपने एक बैलेंस डाइट प्लान किस तरह से जनरेट करना है। एक डाइट प्लान जो आपने जनरेट करना है उसके अंदर आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जो कि डायबिटिक है, जिसके अंदर डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं, आपने उसको किस तरह से एवेलुएट करना है, किस तरह से असेस करना है और किस तरह से आपने उसकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करनी है। ये सेशन जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। आज हम पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन को। लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। इस सेशन में आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को, क्लासिफिकेशन को जिसमें टाइप्स आ जाएंगी डायबिटीज़ की। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक टूल्स डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद डिजीज़ के प्रोसेसेस हम करेंगे, डिजीज़ के प्रोसेसेस में किस तरह से जी प्रोडक्शन होता है इंसुलिन का और किस तरह से ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। और सेकंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स क्या हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के और डिजीज़ के जो है वो डायबिटिक है। तो ये टेस्ट हैं, IGT है, IFG है, OGTT। IGT स्टैंड्स फॉर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टेस्ट, IFG स्टैंड्स फॉर इंक्रीज फास्टिंग ग्लूकोज और OGTT स्टैंड्स फॉर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। IGT में हम क्या देखते हैं, ये IGT और IFG जो है ये रिस्क फैक्टर हैं डायबिटीज़ के लिए। IGT में हम देखेंगे कि फास्टिंग का प्लाज्मा ग्लूकोज जो है वो लेस देन 7.0 मिलीमोल पर लीटर हो या 126 mg पर DL हो, और 2 घंटे खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स की इंजेक्शन के बाद 7.8 मिलीमोल पर लीटर या उससे ज़्यादा, या फिर लेस देन 11.1 मिलीमोल पर लीटर या 140 to 200 mg पर DL हो आफ्टर द OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर हम IFG की बात करते हैं, इंक्रीज फास्टिंग ग्लूकोज, तो इसमें हम क्या क्राइटेरिया है हमारा, इसमें हमारा ये क्राइटेरिया है कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जो है वो 6.1 से लेके 6.9 मिलीमोल पर लीटर हो, जिसके अंदर रेंजेस हैं हमारे पास 110 से 125 mg पर DL। और अगर उसको 2 घंटे हम ग्लूकोज की इंजेक्शन के बाद मेजर करें तो हमारा लेस देन 7.8 मिलीमोल पर लीटर हो, ठीक है। तो हम ये डायग्नोज करेंगे द पर्सन इज डायबिटिक। क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं जी। मेजरली तो जो है वो 2 टाइप्स हैं डायबिटीज़ की, टाइप 1 और टाइप 2 होती है। टाइप 1 में बीटा सेल्स का कंप्लीट फेलियर हो जाता है। टाइप 2 जो है उसमें नॉन प्रोग्रेसिव जो है वो हमारे पास इंसुलिन है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, बीटा सेल्स जो है वो नॉन फंक्शनल हैं। टाइप 1 जो है वो 10 to 20% अकाउंट करती है पूरी डायबिटीज़ की, ठीक है, और ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर और यंग वंस के अंदर देखी गई है। और टाइप 2 जो है ये 80 to 90% अकाउंट करती है कंप्लीट डायबिटीज़ की, और ओवर 40 इयर्स ऑफ एज जो लोग हैं उनके अंदर मोस्टली ये टाइप 2 डायबिटीज़ देखी गई है। और ये सबसे बड़ा जो इसका कॉज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से मोटापा होता है। ओबीस लोगों के अंदर या प्री डायबिटिक जो हैं लोग, उनके अंदर इसके चांसेस होते हैं। जो लोग लो फिजिकल एक्टिविटी वाले होते हैं, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, ये कुछ इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, तो उनकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है और इसका स्ट्रॉन्ग जेनेटिक बैकग्राउंड है। दूसरी जो हमारे पास टाइप्स हैं डायबिटीज़ की, उसके अंदर मोडी है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है और सेकेंडरी डायबिटीज़ है। मोडी क्या है, मेजॉरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ ऑफ द यंग वन। इसके अंदर जनाब ये होता है कि ये एक हेरिडिटी फॉर्म है डायबिटीज़ की, जिसके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाती है आपके जीन्स के अंदर जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन जो है उसको इंटरफेयर करती है, उसको अफेक्ट करती है। और डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ ये मोस्टली जो है औरतों को प्रेगनेंसी के अंदर हो जाती है, जब इंसुलिन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मोस्टली जब औरतें
उनका बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद ये डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़, लेकिन इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस जो हैं अगली ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी में वो थोड़े बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी डायबिटीज़ की हम क्या बात करते हैं? सेकेंडरी डायबिटीज़ इस वजह से हो सकती है कि जब पैंक्रियाज जो हैं उन्होंने प्रोड्यूस करना है बीटा सेल्स, पैंक्रियाज की बीटा सेल्स जो है उन्होंने इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है। कुछ सर्जिकल कंडीशन की वजह से, कुछ क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पैंक्रियाज को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। जब पैंक्रियाज को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है पैंक्रियाटाइटिस की फॉर्म में, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर मोस्टली ये होता है जनाब कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और आपको सेकेंडरी डायबिटीज़ जो है वो हो जाती है। और यूजुअली जो ये स्टीरॉइड्स की हाई डोजेस हम कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। डिजीज़ का प्रोसेस क्या होता है? इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा, इसके अंदर हम ये बात करेंगे, और इंसुलिन किस तरह से स्टोर होती है। इंसुलिन के प्रोडक्शन के बारे में तो हमने बात की है कि पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उनके अंदर इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और टाइप 1 के अंदर इंसुलिन जो है उसके बीटा सेल्स का कंप्लीट फेलियर हो जाता है। टाइप 2 के अंदर नॉन प्रोग्रेसिव जो है वो बीटा सेल्स होते हैं, नॉन फंक्शनल बीटा सेल्स होते हैं, और ये पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में बहुत ही ज़्यादा। अब स्टोरेज की बात करते हैं। जब इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ इंजेस्ट करते हैं, जैसे सपोज कोई भी रोटी खाता है, रोटी खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, तो वो ग्लूकोज का लेवल जब बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो बॉडी जो है वो सिग्नल देगी और हार्मोन जो है इंसुलिन स्क्रीट आउट होगा, और इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मलाइज करवाएगा। उसका वे आउट क्या होगा? उसका वे आउट ये होगा कि ब्लड के अंदर वो क्या करेगा? ग्लूकोज को पहले एंटर करेगा लिवर के अंदर, और मसल्स के अंदर ग्लूकोज जो है वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर फॉल करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी बॉडी जो है वो लिवर स्टोरेज से या फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज से ग्लूकोज को यूज़ करेगी, और जो हमारे पास एक्सेसिव फॉर्म में ग्लूकोज बच जाएगा इन दो स्टोरेजेस के बाद, वो वाला ग्लूकोज जो है एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, एडिपोसाइट्स जो कि फैट सेल्स होते हैं उनके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है? इंसुलिन का चलें पहले फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलिन का फंक्शन यही है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हेल्प करता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने के लिए, और ग्लूकोज की फैसिलिटेट करता है ग्लूकोज की एंट्री को लिवर सेल्स के अंदर और आपके मसल सेल्स के अंदर, ठीक है। और अगर आपका इंसुलिन नहीं है तो आपका ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होगा, और आपका ग्लूकोज का लेवल जो है आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा रहेगा, ब्लड के अंदर ज़्यादा रहेगा, जो कि पॉलीडिप्सिया कर सकता है, पॉलीयूरिया कर सकता है, और डिफरेंट कंडीशंस जो है जनरेट कर सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है? जब आप बैड कार्ब्स जो हैं उनको इंजेस्ट करते हैं तो इंसुलिन का वो प्रोडक्शन करवाती है हमारी बॉडी, और सेल्स जो है उनके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सेल जो है जब ओवर प्रोडक्शन हो रहा है इंसुलिन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो सेल अलाउ नहीं करते इंसुलिन को कि वो अंदर आए सेल के, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है आपके फैट सेल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, और आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड और बहुत ज़्यादा हंग्री फील करेगी। सिम्टम्स जो हैं डायबिटीज़ के वो क्या क्या हैं? सिम्टम्स डायबिटीज़ की जो है उसमें पॉलीयूरिया है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पॉलीयूरिया बहुत ज़्यादा यूरिन का प्रोडक्शन होता है, पॉलीडिप्सिया में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और जनाब पाँव की स्वेलिंग हो जाती है, फुट अल्सर्स होते हैं, ज़ख़म हो जाता है तो वो भरते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद फटीग रहती है, वेट गेन हो जाता है, कुछ लोगों में वेट लॉस भी हो सकता है, और इन्फेक्शन के जो ससेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया की, ठीक है। पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया किस तरीके से होता है? जब आप की बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल 12 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो आपका किडनी का जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाता है, और यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। आपका किडनी जो है इस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, तो किडनी आपका क्या करता है? वो एक्सक्रीट करना शुरू कर देता है ग्लूकोज को आपकी बॉडी से बाहर। अब किडनी जो है ग्लूकोज को सिर्फ अपनी किडनी जो है ग्लूकोज को सिर्फ अकेले एक्सक्रीट नहीं करती, उसके साथ फ्लूइड भी एक्सक्रीट करती है। वो जो फ्लूइड एक्सक्रीट करती है किडनी, उसकी वजह से क्या होता है? आपका यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है, और जब यूरिन का आउटपुट आपका बढ़ेगा पॉलीयूरिया में, तो आपका थर्स्ट भी बढ़ जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, और उसको हम कहते हैं पॉलीडिप्सिया।
जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल अब बहुत ज़्यादा हो गया तो ग्लूकोज क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ग्लूकोज अब फैट्स की फॉर्म में स्टोर होगा बॉडी के अंदर, और बॉडी जो है वो क्या करेगी, फैट्स को मेटाबोलाइज करेगी और फिर एनर्जी देगी। मेन प्रिकर्सर जो हमारी बॉडी का है एनर्जी का वो है ग्लूकोज, ठीक है, प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी सोर्स जो है वो प्रोटीन से। प्रोटीन भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो ग्लूकोज ही बनाते हैं, और उसके बाद फैट मेटाबोलाइज होते हैं जो कि इनिशियली जो कीटोन्स की फॉर्म में बॉडी को एनर्जी देते हैं। अगर कीटोन की फॉर्म में थोड़ी देर के लिए तो बॉडी एनर्जी एक्सेप्ट करती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कीटोन्स के ऊपर बॉडी जो है वो शिफ्ट कर जाती है तो उसकी वजह से कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, इसलिए ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए अपनी प्रॉपर एक्टिविटी करने के लिए। डिजीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? डिजीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर मॉर्बिडिटी हो जाती है जी, और ये काफ़ी देर तक जब हाइपरग्लाइसीमिया बॉडी के अंदर रहता है तो टिश्यू डैमेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से मॉर्बिडिटी हो जाती है। मॉर्टेलिटी के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, बॉडी के अंदर शुगर्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो वो फैट सेल्स के अंदर क्यूमुलेट करता है, और बॉडी का फैट का कंटेंट जो है बॉडी जो है हाइपरलिपिडीमिया की स्टेट में चली जाती है। जब हाइपरलिपिडीमिया होता है तो उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरलिपिडीमिया दोनों की वजह से जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की हर साल डेथ होती है। मैक्रोवैस्कुलर डिजीज जो हैं इसके अंदर सीवीडीज आ जाती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आ जाती है। अगर हम माइक्रोवैस्कुलर डिजीजेस की बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी आँख की और आपके किडनी की और आपकी नर्व जो है उसकी जो वेसल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है, आपकी आंख की जो बैक साइड पे नर्व वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर, और या फिर वो सिकुड़ जाती हैं। उनके ब्लॉक होने या उनके सिकुड़ने की वजह से या फिर इस कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है कि 3 तरह की कंडीशंस जनरेट हो सकती हैं, या अर्ली होती है, या फिर रिवर्सिबल होती है, या नॉन रिवर्सिबल होती है। ठीक है, ये होता किस वजह से, ये होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से। जो अर्ली स्टेज है उसको तो रिवर्स किया जा सकता है, रिवर्सिबल रेटिनोपैथी जो है उसके अंदर भी कंट्रोल किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन समटाइम्स क्या होता है थोड़ा लेट हो जाता है पेशेंट और उसकी वजह से ब्लाइंडनेस अकर हो जाती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, क्या आपकी किडनी को जो वेसल्स ब्लड वेसल्स हैं ब्लड प्रोवाइड कर रही हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन का स्मॉल अमाउंट जो है वो यूरिन के अंदर नज़र आता है, जिसको हम माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया कहते हैं। माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया काफ़ी सालों तक इसी तरह से रह सकता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा देर तक रहे तो इसकी वजह से प्रोटीन लॉस हो जाता है, और उसकी वजह से ESRD जो है उसका लेवल बॉडी के अंदर नज़र आना शुरू हो जाता है, और पेशेंट जो है वो डायलिसिस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है या ट्रांसप्लांट्स की उसको ज़रूरत पड़ जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी की अगर हम बात करते हैं तो आपका नर्व डैमेज होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से। डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसके अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई है, ब्लड का प्रेशर हाई है, उसकी वजह से आपकी सेंसरी नर्व्स जो हैं वो इफेक्ट होती हैं, और उसकी वजह से आपका लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, या फिर आपके पाँव जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे, स्वोलन रहेंगे, ड्राई रहेंगे, स्किन उनकी क्रैक रहेगी, या फिर मोटर नर्व्स जो हैं उनकी सेंसेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पाँव जो हैं, आपके जो लोअर लिम्स हैं उनके अंदर डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, पाँव का स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्म हो जाता है और उसकी शेप ख़राब हो जाती है, और फुट अल्सर्स भी इस वजह से हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिप्रेशन की। जो डायबिटिक बंदा होता है उसके अंदर 2 फोल्ड ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है, ट्वाइस या थ्राइस उसके अंदर डिप्रेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और इस वजह से ये दोनों की बात मैं कर रही हूँ, टाइप 1 डायबिटीज़ की भी और टाइप 2 डायबिटीज़ की भी। टाइप 1 के केस में भी डिप्रेशन जो है वो डायबिटिक के अंदर बढ़ जाता है, और टाइप 2 के अंदर भी। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, जब टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में पेशेंट जो है उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। जब उसकी नींद डिस्टर्ब होती है तो कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो कॉर्टिसोल है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर रहेगी तो बॉडी का जो है वो डिप्रेशन की तरफ शिफ्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सेक्शुअल डिस्फंक्शन की हम बात करते हैं तो सेक्शुअल डिस्फंक्शन जनाब मेल्स के अंदर और फीमेल्स दोनों के अंदर देखा गया है। डायबिटिक के केस में अगर डायबिटिक मेल है तो उसके 35 to 90% चांसेस हैं एरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, पेनाइल एरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, और फीमेल्स जो हैं उनके 35% तक चांसेस देखे गए हैं या 33% तक उनके चांसेस देखे गए हैं कि उनके अंदर लोअर लिबिडो होगा, उनके अंदर लोअर अर्ज होगी सेक्स के लिए।
सो मच। अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया है, ट्रेनिंग सेशन पसंद आया है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।